बैक माय यूट्यूब चैनल गोला स्टडी 9.9। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मेरे इस चैनल पर 10th क्लास के लिए मैथ्स, इंग्लिश और साइंस की क्लास अवेलेबल है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन में मिलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं आपकी बुक में ये चैप्टर आपको दिए हुए हैं और हम यहाँ पर 2 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं पहली वीडियो में। आप देख सकते हैं, जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 1 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने सेंटेंस के काइंड्स के बारे में पढ़ा था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द स्पीच, जो आपका चैप्टर 11 दिया हुआ है, पेज नंबर 98 पर दिया हुआ है। हम इसको पढ़ने वाले हैं। काफ़ी लेंथी चैप्टर है, हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में इसको समझेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द स्पीच। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ द स्पीच क्या होता है। अगर मैं आपको नॉर्मली भाषा में या इसको अच्छे से समझाऊं तो हम इसको समझ सकते हैं कि जो भी हम बोल रहे होते हैं या हम किसी से बात कर रहे होते हैं या हम अपने विचार किसी दूसरे को दे रहे होते हैं या उसके सामने प्रकट कर रहे होते हैं, तो उसी को हम स्पीच बोलते हैं, या हम इसको हिंदी में कथन भी बोल सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसको समझिएगा कि जो भी हम बोलते हैं एक सेंटेंस होता है और सेंटेंस की डेफिनेशन आप पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो लोग मेरी पहली वीडियो देख चुके हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो होता क्या है, जो आपका सेंटेंस होता है या जो आपका वाक्य होता है, शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम होता है, उसी को हम वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। तो आप देखिएगा जो हम सेंटेंस बोलते हैं उसमें भी कुछ वर्ड्स होते हैं। तो जो ये शब्द हैं या जो वर्ड्स हैं इनके भी कुछ प्रकार होते हैं और ये शब्दों के जो प्रकार होते हैं इसी को हम पार्ट्स ऑफ द स्पीच कहते हैं। आप देखिएगा कि हमारे पास जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपकी वर्ब होती है और सबसे लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं या हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस के अंदर जो भी हमने शब्द प्रयोग किए हुए हैं उनके भी अलग अलग टाइप्स हैं। आप देखिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट है उसकी एक अलग वैल्यू होती है और जो वर्ब है उसकी एक अलग वैल्यू होती है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी एक अलग वैल्यू होती है। या हम बोल सकते हैं कि इन शब्दों के भी कुछ प्रकार होते हैं या इनकी भी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। तो अब हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि पार्ट्स ऑफ द स्पीच क्या होता है। जो शब्द हम वाक्य में प्रयोग कर रहे होते हैं उन शब्दों के भी कुछ भेद होते हैं या कुछ प्रकार होते हैं। शब्दों के इन्हीं प्रकार को हम पार्ट्स ऑफ द स्पीच बोलते हैं। तो हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ द स्पीच और यहाँ पर पार्ट्स ऑफ द जो स्पीच होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। हम इसको यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये चैप्टर आपका काफ़ी लेंथी है। 4-5 वीडियो में हम इसको अच्छे से पढ़कर इसको फिनिश कर देंगे। यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को दोबारा बैक करके भी देख सकते हैं, 2 बार भी देख सकते हैं, 3 बार भी देख सकते हैं। आपका मन है, जब तक भी आपका टॉपिक क्लियर नहीं होता है आप इसको देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ द स्पीच जो हमारे 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका नाउन और नंबर 2 होता है आपका प्रोनाउन, नंबर 3 है आपका एडजेक्टिव, नंबर 4 है आपका वर्ब, नंबर 5 है एडवर्ब, नंबर 6 है प्रीपोजिशन, नंबर 7 है कंजक्शन और नंबर 8 है आपका इंटरजेक्शन। तो यहाँ पर ये जो 8 के 8 टाइप्स दिए हुए हैं, जो पार्ट्स ऑफ द स्पीच हैं, ये आपके 8 प्रकार के होते हैं। इन्हीं को हम अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, इनकी एक्सरसाइज करेंगे और कम्प्लीटली इसको फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है नंबर 1 पर नाउन। नाउन या संज्ञा, इसके बारे में आप बचपन से जानते हैं कि अगर हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बोलें तो हम बोल सकते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन
प्लेस और अ थिंग। या अगर हम इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं। तो नाउन के बारे में हम नॉर्मली जानते हैं, और यहाँ पर हम ये जो हमारे शब्द भेद दिए हुए हैं, यहाँ पर हम इनका ऊपर ऊपर तरीके से इसको समझ रहे हैं, या हम बोल सकते हैं हम इसको छोटा छोटा इंट्रोडक्शन यहाँ पर कर रहे हैं। हम इसको आगे डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, वहाँ पर जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें और भी ज़्यादा आसानी होने वाली है। नंबर 2 पर जब आप देखेंगे आपको दिया हुआ है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होता है इसको हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं, ये आपका प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन के बारे में भी आप जान चुके हैं। जो लोग नहीं जानते हैं या पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो हम आगे वीडियो में इसको अच्छे से देखने वाले हैं। नंबर 3 पर दिया हुआ है आपका एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलें तो हम बोल सकते हैं विशेषण। एडजेक्टिव जो होता है या अगर हम इसको समझें तो हम बोल सकते हैं कि वाक्य में जो शब्द हमारे नाउन की विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव या विशेषण बोलते हैं। या आप देखिएगा हम बोलें कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो हम बोलेंगे कि राम एक अच्छा लड़का है। अगर हम यहाँ पर इसका एडजेक्टिव निकालें तो हम बोलेंगे कि जो गुड है यानी कि अच्छा, राम की विशेषता बता रहा है कि राम कैसा है, राम अच्छा है, तो यहाँ पर गुड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, राम आपका नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन की विशेषता बताता है। नंबर 4 पर होता है आपका वर्ब, और वर्ब जो होता है इसको आप जानते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर जो होती हैं ये आपकी वर्ब कहलाती हैं। या हम बोल सकते हैं कि किसी भी कार्य का होना या किसी भी कार्य का पाया जाना जो होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। नंबर 5 पर आपको दिया हुआ है एडवर्ब, जो वर्ब की विशेषता भी बताता है, ये हमारा एडवर्ब होता है। और नंबर 6 पर आपका होता है प्रीपोजिशन, या अगर आप समझें जो सेंटेंस में दूसरे शब्दों का किसी दूसरे शब्द से संबंध बताता है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। या आप समझिएगा कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होते हैं या संज्ञा या सर्वनाम के पहले यूज होते हैं और उसी संज्ञा सर्वनाम का संबंध उस सेंटेंस में किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से कराते हैं तो हम इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। अगर आप सेंटेंस देखें तो नॉर्मली समझ सकते हैं कि हम बोलते हैं कि ही वेंट टू अलीगढ़, कि वह अलीगढ़ को अलीगढ़ गया, या हम बोलेंगे कि अलीगढ़ को गया। तो यहाँ पर जो टू है या हम जो हिंदी में बोल रहे हैं कि को गया, तो ये जो को है ये अलीगढ़ और उस व्यक्ति के बारे में संबंध बता रहा है कि वह कहाँ गया, वह अलीगढ़ गया। तो इस तरह से ये जो होता है आपका प्रीपोजिशन इस तरह से सेंटेंस में यूज़ होता है। और नंबर 7 पर आपको दिया हुआ है कंजक्शन। कंजक्शन जो होता है हमारे सेंटेंस में या अगर हम बोलें कि जो कंजक्शन का जो यूज़ होता है वो दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है। अगर हम इसको समझें तो हम बोल सकते हैं कि राम और श्याम यहाँ आ रहे हैं। तो आप देखिएगा कि जो कंजक्शन होता है वो हमारे दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है या हमारे दो शब्दों को भी जोड़ सकता है। जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस बताया कि राम और श्याम यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे सेंटेंस में राम और श्याम को जो जोड़ रहा है एंड। अगर हम इसका इंग्लिश में बोलें अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो हम बोलेंगे कि राम एंड श्याम आर कमिंग हेयर, कि राम और श्याम यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर एंड जो है ये आपका कंजक्शन हो जाएगा। नंबर 9 पर आपको दिया हुआ है इंटरजेक्शन। अगर हम इसको समझें तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जितने भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं वो हमारे इंटरजेक्शन में आते हैं। और जो लोग मेरी पहली वीडियो देख चुके हैं वहाँ पर हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस, वहाँ पर हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दो साइन होते हैं, एक तो आपका लास्ट में एक मार्क होता है और स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स होते हैं। जो ये वर्ड्स होते हैं इन्हीं वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। अगर हम हिंदी में बोलें तो हम बोल सकते हैं कि वह शब्द जो हमारे हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं इंटरजेक्शन कहलाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से वर्ड्स थे आपके, थे अलाज, हुर्रा, ब्रावो, हश, हेलो, अह, हो। ये जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन
बोलते हैं। तो अब हम इनको अच्छे से पढ़ चुके हैं, या हम बोल सकते हैं हम इनको नॉर्मली समझ चुके हैं ऊपर ऊपर तरीके से। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है नाउन, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, नाउन क्या होता है। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन के बारे में, और नाउन के बारे में हम जान चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो आप देख सकते हैं कि वस्तु का नाम मतलब जो भी बुक होती है, चेयर, टेबल, पेन वगैरह, ये जो भी हमारे सामने चीज़ें वगैरह होती हैं, इसको हम वस्तु बोलते हैं। अगर हम स्थान की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया, या हम किसी कंट्री का नाम भी बोल सकते हैं, वो हमारा स्थान में कहलाई जाएगा। या फिर हम किसी स्टेट का नाम भी बोल सकते हैं कि यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड वगैरह जो भी होता है। अगर हम स्टेट की बात करते हैं, किसी कंट्री की बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं, तो ये हमारा स्थान में कहलाया जाएगा। और व्यक्ति के नाम के बारे में आप जानते हैं कि मोहन, सोहन, गीता, ये वगैरह जो भी होता है, ये आपका व्यक्ति के नाम में कहलाया जाएगा। तो हम यहाँ पर नाउन की डेफिनेशन क्लियर कर चुके हैं। अगर हम इसको नॉर्मली भाषा में बोलें या साधारण लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम होता है उसको ही हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सब क्लियर हो चुका है। और अब हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ द नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपको दिया हुआ है कि काइंड्स ऑफ द नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार। और यहाँ पर 5 प्रकार होते हैं आपके, जो नाउन के प्रकार होते हैं या संज्ञा के जो प्रकार होते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। अगर हम बोलें कि संज्ञा के प्रकार, या बेसिकली हम यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ द नाउन तो जो होते हैं आपके 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका प्रॉपर नाउन। अगर हम इसकी हिंदी पढ़ें तो हम बोलेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 है आपका कॉमन नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कि जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 है आपका कलेक्टिव नाउन, अगर हम इसकी हिंदी निकालें तो बनेगा समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 है आपका मटेरियल नाउन, अगर हम इसकी हिंदी निकालें तो बनेगा द्रव्यवाचक संज्ञा, या हम इसको पदार्थवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। और लास्ट में नंबर 5 आपको दिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम हिंदी में बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। तो जो आपके नाउन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ द नाउन आपके 5 हैं। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पर आपको दिया हुआ है प्रॉपर नाउन। आप देखिएगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इसी से आपकी डेफिनेशन निकल कर आ जाएगी। अगर हम बोलें कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी देश, किसी भी स्थान का जो नाम होता है उसी को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। या अगर हम सेंटेंस लिखें या एग्जाम्पल हम लिखें तो हम लिखेंगे, हम मान सकते हैं कि सीता इज़ अ गुड गर्ल, कि सीता एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर जो सीता है क्या है, यहाँ पर सीता नाउन है, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है या एक स्त्री का नाम है। तो हम यहाँ पर इसको व्यक्तिवाचक नाउन में रख सकते हैं कि जो सीता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या हम इसको प्रॉपर नाउन भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर आप देखें तो हम लिख सकते हैं कि इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, की जो भारत है वो महान देश है। तो यहाँ पर जो इंडिया है ये भी एक स्थान है, और स्थान जो होता है, स्थान का नाम, ये भी आपका नाउन होता है। और यहाँ पर जो ये आपका इंडिया है ये आपका प्रॉपर नाउन कहलाया जाएगा। अब हम देखते हैं पॉइंट 2 पर हमें दिया हुआ है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। अगर हम इसकी हिंदी से अगर इसकी डेफिनेशन निकालें तो जाति यानी कि किसी भी वर्ग या किसी भी समूह का जो हमें बोध कराता है उसी को हम कॉमन नाउन बोलते हैं, या जातिवाचक संज्ञा हम इसको बोलते हैं। आप देखिएगा, अगर मैं सेंटेंस लिखती हूँ कि देयर इज़ अ बुक, कि वहाँ एक किताब है, तो आप बताइएगा इस पूरे सेंटेंस में आपको नाउन कहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज़ अ नाउन, यानी देयर इज़ अ बुक, यानी कि वहाँ एक किताब है। तो यहाँ पर जो बुक है ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन इसलिए है क्योंकि ये एक वस्तु का नाम है। किताब एक वस्तु है, तो वस्तु का जो नाम होता है वो संज्ञा होता है या नाउन, उसको हम बोल सकते हैं। अगर आप बात करें कि ये कौन सा नाउन है तो हम बोलेंगे कि ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है
क्योंकि यहाँ पर एक बुक है, लेकिन बुक का हमें नाम नहीं दिया हुआ है। अगर हमारे पास बुक का नाम होता कि यह किताब कुरान है, या हम बोले कि ये बाइबल है, या ये गीता है, या रामायण है, अगर हमारे पास बुक का नाम दिया होता तो हम बोलते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन हमें बुक का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम बोलेंगे कि ये कॉमन नाउन है। अगर हम कॉमन नाउन को और अच्छे से पढ़ें तो आप देखिएगा कि हम बोल सकते हैं कि यह एक पेड़ है, या हम बोलें कि दिस इज़ अ ट्री। तो यहाँ पर जो पेड़ है ये भी कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि हमें पेड़ का नाम नहीं दिया हुआ है कि कौन सा पेड़ है, आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, या किस चीज़ का पेड़ है, हमें पेड़ का नाम नहीं दिया हुआ है। अगर पेड़ का नाम होता कि दिस इज़ अ बरगद, कि बरगद का पेड़ है, तो यहाँ पर जो बरगद है ये आपका प्रॉपर नाउन कहलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें पेड़ का नाम नहीं दिया हुआ है तो ये जो ट्री है ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर आप देखें जो टीचर है, टीचर आपका किस तरह का नाउन होगा, या हम अध्यापक अगर बोलें तो टीचर भी आपका कॉमन नाउन होगा। क्यों? क्योंकि टीचर जो होती है वो स्त्री भी हो सकती है, और टीचर जो है वो पुरुष भी हो सकता है। तो जो टीचर है यहाँ पर आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर आपके टीचर का नाम दिया हुआ है तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर आप देखें कि डॉक्टर, तो डॉक्टर भी जो होते हैं वो लेडीज़ भी होती हैं, वो जेंट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें किसी डॉक्टर का नाम दिया होता, या हमें बताया गया होता कि इस डॉक्टर का जो नाम है ये वाला डॉक्टर है, या मिसेस शर्मा डॉक्टर, अगर इस तरह से हमें बताया जाता, तो यहाँ पर जो मिसेस शर्मा होते या होती तो उसको हम बोलते प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पर हमें डॉक्टर का नाम नहीं दिया हुआ है तो ये जो डॉक्टर शब्द है, ये डॉक्टर वर्ड है, ये हमारा कॉमन नाउन कहलाया जाएगा। अगर हम बात करें किंग की, कि अगर हम बोलें राजा जो होते हैं, देयर इज़ अ किंग, अगर हम नॉर्मली सेंटेंस लिखें तो जो किंग है ये भी आपका कॉमन नाउन कहलाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें राजा का नाम नहीं दिया हुआ है कि कौन सा राजा है। अगर हम बोलें कि बाबर या हुमायूं या अकबर, अगर हम उसका नाम बोलें तो ये हमारा प्रॉपर नाउन कहलाया जाएगा। लेकिन हमें नाम नहीं दिया हुआ है, ओनली लिखा हुआ है किंग या राजा, तो ये हमारा कॉमन नाउन कहलाया जाएगा। अब आप देखिएगा, अगर हम इसको और अच्छे से पढ़ें, कॉमन नाउन आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो दूसरा एग्जाम्पल आपका हो सकता है कि माउंटेन, यानी कि जो पहाड़ होता है। अगर हम बोलें कि माउंटेन शब्द की अगर हम बात करें तो ये शब्द आपका कॉमन नाउन कहलाया जाएगा। अगर हमें दिया हो कि हिमालय माउंटेन या अरावली माउंटेन, जो भी अगर हमें माउंटेन का नाम अगर दे रखा है तो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाया जाएगा। लेकिन हमें नाम नहीं दिया हुआ है तो हमारा कॉमन नाउन कहलाया जाएगा। अब आप देखिएगा कि जो आपका कॉमन नाउन होता है यह भी दो प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है आपका काउंटेबल कॉमन नाउन, नंबर 2 होता है आपका अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। तो नंबर 1 जो है काउंटेबल कॉमन नाउन, यहाँ पर आप इसकी वर्ड से ही इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि ऐसा कॉमन नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल कॉमन नाउन कहलाया जाएगा, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते या हम गिन नहीं सकते वो हमारा अनकाउंटेबल कॉमन नाउन कहलाया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बुक्स है उसको हम काउंट कर सकते हैं कि 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, या ग्लास जो होता है उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, पेन जो होता है उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, और बर्ड्स जो होती हैं चिड़िया, इनको भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम काउंटेबल कॉमन नाउन में रखेंगे, और अनकाउंटेबल कॉमन नाउन में हम रखेंगे जैसे वाटर होता है आपका, पानी को हम गिन नहीं सकते, पानी को हम माप सकते हैं कि कितना पानी है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, लेकिन हम पानी को गिन नहीं सकते कि 1 पानी, 2 पानी। तो जो चीज़ हम गिन नहीं सकते, जो कॉमन नाउन में है जिसको हम गिन नहीं सकते, उसको हम अनकाउंटेबल कॉमन नाउन में रखेंगे, और जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम काउंटेबल कॉमन नाउन में उसको रखेंगे। अगर हम बात करें कि ब्रेड, तो ब्रेड जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल कॉमन नाउन में आता है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि जो ब्रेड होता है उसको हम काउंट कर सकते हैं। हाँ, ब्रेड हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रेड होता है उसका जो पूरा पैकेट होता है उसको हम पूरे को ब्रेड बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर जो 12-15 जो भी उसकी ब्रेड निकलती हैं उसको हम ब्रेड नहीं बोलते हैं, उसको हम स्लाइस बोलते हैं। तो जो पूरा पैकेट होता है हमारा जो होता है उसको हम ब्रेड बोलते हैं।
जो उसका अंदर का जो उसमें निकलती हैं, जो स्लाइस निकलती हैं, उसको हम ब्रेड नहीं बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो ब्रेड है वो अनकाउंटेबल कॉमन नाउन में आएगा। नॉर्मली हम उसको गिन सकते हैं, जो ब्रेड की जो स्लाइस होती हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें 12 हैं या 15 हैं या इसमें 20 निकली हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये अनकाउंटेबल कॉमन नाउन में ही रखी जाती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जो ब्रेड होती है वो काउंटेबल नहीं होती है, वो अनकाउंटेबल होती है। तो इस तरह से हम कॉमन नाउन को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा तीसरा दिया हुआ है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन निकालें तो सबसे पहले आप इस वर्ड को देखिए कि कलेक्टिव का मतलब क्या होता है। कलेक्टिव मतलब कलेक्ट करना, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। और जब हम किसी चीज़ को इकट्ठा कर देते हैं तो एक समूह बन जाता है। तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है समूहवाचक संज्ञा होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की भी बात करें तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ का समूह, समुदाय, वर्ग जो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन में आता है। आप देखिएगा, अगर हम सेंटेंस इसका देखें तो हम बोल सकते हैं कि इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली, कि इंडियन आर्मी जो है, जो भारतीय सेना है, वो बहादुरता के साथ लड़ी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा कलेक्टिव नाउन कौन सा होगा। आप देखिएगा, जो आर्मी है, आर्मी एक व्यक्ति को तो हम आर्मी बोल नहीं सकते, बहुत सारे जो लोग होते हैं उन्हीं को हम आर्मी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आर्मी होगा आपका कलेक्टिव नाउन कहलाया जाएगा। या अगर हम बात करें टीम, तो जो टीम होती है वो भी एक व्यक्ति से तो टीम नहीं बन सकती, ना ही दो व्यक्ति से हम बोल सकते हैं कि ये 2 व्यक्तियों की टीम है, लेकिन एक से टीम नहीं बन सकती। उसके लिए 2 चाहिए, 4 चाहिए, 3, जितने भी चाहिए होते हैं। तो जो भी एक समूह बन जाता है उस समूह को ही हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। या अगर हम बात करें कि क्लास की बात, तो क्लास एक बच्चे से तो बन नहीं सकती, उसमें भी 3-4 बच्चे चाहिए होते हैं, या 20-25 जो भी बच्चे होते हैं, एक समूह बन जाता है, इसी को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 4 पर आपको दिया हुआ है मटेरियल नाउन। मटेरियल अगर हम इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो हम बोल सकते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, इसको हम मटेरियल नाउन बोलेंगे। मटेरियल का मीनिंग मतलब द्रव्य या पदार्थ से ही होता है। अगर हम इसका सेंटेंस देखें, अगर हम इसको सेंटेंस में देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देखिएगा, सेंटेंस दिया हुआ है आपको, गोल्ड इज़ येलो, यानी कि जो सोना होता है वो पीला होता है। तो यहाँ पर सोना क्या चीज़ है? सोना एक मेटल है, धातु है। तो एक धातु हुई मेटल, जो गोल्ड है ये एक मेटल है। तो इस गोल्ड को हम बोलेंगे कि जो सोना है ये हमारा मटेरियल नाउन में रखा जाएगा। अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें कि जो सिल्वर होता है, आप मान लीजिए कि जो सिल्वर है, ये जितनी भी धातुएं होती हैं इसको हम मटेरियल नाउन में रखेंगे। अगर सेंटेंस की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, की जो मेरी अंगूठी है सोने की बनी हुई है या चांदी की बनी हुई है, हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर धातु की बात हो रही है, लोहा, पीतल, तांबा, तो इसको हम मटेरियल नाउन में रखेंगे। या अगर हम बात करें मिल्क, तो जो दूध होता है इसको भी हम मटेरियल नाउन में रख सकते हैं। अगर हम इसका सेंटेंस देखें तो हम बोल सकते हैं कि ही मेड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क, या हम बोल सकते हैं कि उसने आइसक्रीम से दूध से आइसक्रीम बनाई। तो यहाँ पर दूध से आइसक्रीम बनाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो मिल्क होता है वो आपका द्रव्यवाचक, या हम बोलेंगे कि मटेरियल नाउन में उसको हम रखेंगे। तो जो आपके जितने भी धातुएं होती हैं या आपके जितने भी पदार्थ होते हैं उसको हम मटेरियल नाउन में रखते हैं। अब देखिएगा, पॉइंट नंबर 5 में आपको दिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसकी अगर हम हिंदी निकालें तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ये सबसे इजी है। अगर आप देखेंगे, इसका मीनिंग निकालेंगे, अगर इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा शब्द जिससे किसी भाव का पता चल रहा हो, या हम बोलेंगे कि जिससे हमारी हृदय की भावनाएं व्यक्त हो रही हो, वो शब्द हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाएगा। जैसा आप बोलिएगा कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ या करती हूँ, तो यहाँ पर जो मैंने शब्द लिखा है ईमानदारी, तो ईमानदारी क्या है? आप उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते, छू भी नहीं सकते, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं।
तो ऐसा शब्द जिसके भाव को हम फील करें, हम उसको देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाएगा। या हम बात करें कि लालच बुरी बला है, तो यहाँ पर जो लालच है, लालच को हम छू भी नहीं सकते, लालच को हम देख भी नहीं सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लालच होगा उसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उसको रखेंगे। या हम बोले कि योर एक्शन इज़ वेरी गुड, कि तुम्हारा जो कार्य है बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर हम कार्य को नहीं देख सकते। हालांकि हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको देख सकते हैं, लेकिन कार्य को नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ पर जो हमारा एक्शन होगा उसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। और हम देखेंगे, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हैप्पीनेस या जो खुशी होती है उसको भी हम नहीं देख सकते। कोई व्यक्ति खुशी से कूद रहा है, हम उसको देख सकते हैं कि वो खुश है, लेकिन हम खुशी को नहीं देख सकते या हम दुख को नहीं देख सकते हैं। तो खुशी और दुख जो भी होते हैं इसको हम फील कर सकते हैं। तो ऐसा शब्द जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हमें उस शब्द से महसूस हो कि लगे कि हम इसको महसूस कर सकते हैं, तो वो शब्द हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाएगा। तो इस तरह से हम इन पांचों को पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे नाउन की। वहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए होंगे और वहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि नाउन के टाइप्स यहाँ पर सेंटेंस में क्या क्या है वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या जिनको भी मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि उन लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा, वो बहुत ही गलत बात है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति है अभी लागू नहीं हुई है। तो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि अगर वो लागू भी हो जाती है तो आपको तो हर हाल में बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति लागू होगी वो 2021 के स्टूडेंट्स के लिए लागू होगी और आपके लिए लागू नहीं होने वाली है। तो आपको तो बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। और आपके जो भी अदर सब्जेक्ट हैं, हिंदी और सोशल साइंस वगैरह जो भी हैं, उसको भी आप पढ़ते रहिएगा, आप याद करते रहिए थोड़ा थोड़ा। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर आप मैथ्स, इंग्लिश और साइंस पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।